इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अनिल भाई राम राम। विनोद भाई आपने भी और कार्यक्रम सुननी है सारे बण भाई है ना अपनी दोनों की राम राम के बाद आज तक गणेश जी हो रहा है। विनोद भाई राज जी के यार बस आज नु पूछ, आज मैं एक बहुत बढ़िया काम करके आया। वो कौन सा काम? भाई गांव में है ना भाई नेत्रदान महादान वाले आ रहे थे। अच्छा। और भाई पूरे जोश। फिर कैया की दवा दी होगी आँख पे? मैं आँख नहीं देनी। अच्छा, और क्या था? वो एक कह रहे थे भाई एक प्रतिज्ञा पत्र भरो। अच्छा, फिर भरा उसमें? हाँ भर दिया भाई, मैंने तो अपनी ना आँख दान कर दी। और भाई यो है ना कह रहे थे 36वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। यो वो कद तक है? 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक, यानी कि 2 दिन और रह गए। अच्छा। तो जिन भाइयों ने अपनी जो आंख दान करनी है ना वे फार्म भी गले भरे थे। फिर कोई मिलना भी उड़े? किसी से बात करी थी? सब मिले भाई, कई बड़े बड़े अफसर आ रहे थे। अच्छा। तो हमने बात करी, डॉक्टर योगेश शर्मा आ रहे थे, सीएमओ करनाल। अच्छा। उनसे बातचीत करी, आपने भी सुनो। फिर नेकी और पूछी बात होनी चाहिए उनकी। श्रोताओं, 36वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा जो है 25 अगस्त से 8 सितंबर 2021 तक मनाया जा रहा है। और आज हमारे साथ डॉक्टर योगेश शर्मा जी हैं, जो कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं करनाल में। और डॉक्टर साहब, नेत्रदान के बारे में हमें बताइए। देखिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट और जिसको हम कहेंगे कि महादान है, नेत्रदान है। और उसकी बढ़ावा देने के लिए और उसकी लोगों को और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए जो हम 36 राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा जो है 25 अगस्त से 8 सितंबर तक मना रहे हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे भारतवर्ष में लगभग 46 लाख लोग जो हैं जो कॉर्निया के कारण ब्लाइंडनेस है, और लगभग 35,000 हर साल नए जो कॉर्नियल ब्लाइंड पेशेंट जो है ऐड होते हैं। इसको अगर हम देखें तो हमारे को लगभग 2.5 लाख आई डोनेशंस की एनुअली रिक्वायरमेंट है, जबकि हमारे पास केवल 50,000 आई डोनेशन सालाना होती है। तो बहुत ज़्यादा गैप है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आई डोनेशन है, कोई भी व्यक्ति जीवित रहते हुए अपनी विल कर सकता है कि मैं मरणोपरांत जो है वो आई डोनेट करेगा, और उसकी जो कॉर्निया है, हेल्दी कॉर्निया जो है, वो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के पेशेंट को लगाई जा सकती है, जिससे कि किसी व्यक्ति को जो उनको दिखाई नहीं देता वो उनको रोशनी आ सकती। नेत्रदान कौन कौन कर सकता है? ये कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जो है वो किसी भी एज और कास्ट क्रीड कोई हर व्यक्ति जो है वो कर सकता है। बनिस्बत की जो उसकी कॉर्निया है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, कॉर्निया डैमेज नहीं होनी चाहिए। लाइफ टाइम के अंदर आपको एक प्लेज करना होता है कि मैं मरणोपरांत जो है अपना कॉर्निया डोनेट करूंगा, यानी कि एक शपथ लेनी पड़ती है। और ऐसे बहुत से कारण हैं डॉक्टर साहब, जैसे विटामिन ए की कमी है, संक्रमण है, चोट आदि, जिसमें कि आँख का जो पारदर्शी कॉर्निया है, कॉर्निया हम जिसको बोलते हैं, एक जो झिल्ली है उसको जो है क्षति पहुंचती है, उसको एक चोट पहुंचती है और वो सफेद हो जाता है। सफेद कॉर्निया का दवाओं से इलाज नहीं किया जा सकता, लेकिन शल्य चिकित्सा से यानी कि ऑपरेशन द्वारा रोशनी लौटाई जा सकती। ऑपरेशन के समय सफेद कॉर्निया निकाल के दूसरा जो पारदर्शी कॉर्निया है वो लगाया जाता है, और इसी को ही हम कॉर्निया प्रत्यारोपण शल्य क्रिया कहते हैं। यानी कॉर्निया को एक आंख से निकाल के डैमेज आंख है उसमें लगाया जा सकता है। इस क्रिया में पारदर्शी कॉर्निया जो है वो नेत्रदान द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है।
तो नेत्रदान की जो प्रक्रिया है वो क्या रहेगी? जब भी कोई ऐसे व्यक्ति की डेथ होती है और जो उसने प्लेज कर रखा है कि वो नेत्रदान करेगा, तो उसके फैमिली नियरेस्ट जो हमारा नेत्रदान सेंटर है, जैसे करनाल में सिविल हॉस्पिटल है और एक माधव नेत्र बैंक प्राइवेट में है, और ये उनके इन्फॉर्म करते हैं और विद इन 6 आवर्स के अंदर वो टीम जाके वो आई डोनेशन को रिट्रीव करती है। विद इन 6 आवर्स के अंदर वो नेत्रदान करना होता है। डॉक्टर साहब, कोई भी उम्र है, कोई लिंग है, धर्म है, व्यक्ति है, मरणोपरांत नेत्रदान कर सकते। चश्मा पहनने वाले और मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा चुके व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं, बशर्त है कि उनका जो कॉर्निया है वो स्वस्थ हो और पारदर्शी हो। हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह, जिनको शुगर है, अस्थमा है, अगर कोई व्यक्ति इन बीमारियों से पीड़ित है वो व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते। लगभग 6 घंटे के अंदर अंदर हमें नेत्र जो है वो दान कर देना चाहिए। तो डॉक्टर साहब आप हमसे जुड़े। और डॉक्टर साहब, नेत्रदान से पहले कुछ सावधानियां वो हमें ले लेनी चाहिए। एक अस्पताल की जो टीम है वो जब तक ना आए तो जो मृत व्यक्ति का शरीर है जहां पर रखा है उस जगह पर पंखा ना चलाएं, सर के नीचे तकिया रखें और आंखों को गीली रुई अथवा बर्फ से ढके ताकि जो कॉर्निया है वो खराब ना हो। आइए हम अपने और अपने परिजनों के नेत्रों का दान करने का संकल्प लें। हमने यह ठाना है कि नेत्रदान को बढ़ाना है, नेत्रहीनों का जीवन सरल और सुखी बनाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाँ, तो अनिल भाई ये जानकारी बहुत बढ़िया बताई आपने। और के बात रह रही थी उसमें, जो मृत व्यक्ति है जिसकी देखो वो तो परमात्मा ने प्यारा हो गया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी क्षति जो है वो हम पूर्ति नहीं कर सकते, लेकिन मरते मरते वो एक 2 आदमियों को रोशनी दे के जा सकता है। बिल्कुल। और अनिल भाई देखो, जिसके वाक चढ़ है तो उसने भी चढ़ने के बाद सावधानी रखनी चाहिए। बिल्कुल, पसीना नहीं आने देना चाहिए आंख में। और जो डॉक्टर बतावा है उसके वो सारी की सारी बात माननी चाहिए। जो भी डॉक्टर बताओ ना, जिस तरिया रहे। देख विनोद भाई, काम तो देख हम खेत क्यार में करा, ठीक है, लेकिन हम जो है अपने शरीर का भी हमने टाइम पे ध्यान रखना बहुत जरूरी। जब बड़ा खेत खार के काम हो गए, बिल्कुल, क्योंकि कई बार जब हम देखे हैं कि कई ऐसी दुर्घटनाएं हो जाए हैं जिसके कारण जो है वो हमने बहुत बड़ा खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ जाए। और भाई एक और चर्चा कर लें। हाँ, धान इस टाइम पे पूरा मतलब कई जगह तो निसर रहा है। अच्छा। और उसमें जो है कई बार जब हम सावधानी होते हुए भी भाई कोई कीड़ा या ना लग गए या कोई बीमारी ना लग गए, फिर भी कोई ना कोई ऐसा कीड़ा या कोई ऐसी बीमारी जो है लग जाए जिसके कारण जो है वो हमने कई बार नुकसान भी उठाना पड़ जाए। और अनिल भाई देखो, जो यो महीना है ना, जिस तरह सितंबर का अक्टूबर का, यो कतीब हमारी जो फसल है ना वाइब युद्ध सतर भाग्य न चाल पड़ी बड्डी होने ही। बिल्कुल, और कई जगह तो निसर्गी है और उसमें तो कुछ होता ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल ध्यान रखना तो और अपनी के रखने पड़ेगी। उसका तो अच्छी तरह बता दे फिर। विनोद भाई, इसमें तो देखो सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी मर्जी से हमने कोई दवाई नहीं डालनी। अच्छा, मैं देखा नहीं पड़ोसी हाँ, के जिस तरह भाई गाली तो मैं भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कृषि वैज्ञानिक बताए हैं कि भाई कोई भी अगर ऐसी बात है तो वो हमसे संपर्क कर सके हैं, चाहे वो कृषि विज्ञान केंद्र कहीं भी हो, क्योंकि जो भाई हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं वो यूपी में भी हैं, पंजाब में भी हैं, और जहाँ भी हमारी आवाज़ जा रही है तो वो कार्यक्रम जो सुन रहे हैं तो वो भाई इस बात से ना घबराएं कि भाई जीरी जो है निसर्गी है और हमने दवाई का इस्तेमाल करना है। दवाई अगर कोई ऐसी बीमारी आ गई है तो वो अपना नज़दीक का जो भी कृषि वैज्ञानिक है उससे सलाह जरूर करना, ना तो भाई फिर पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी मेहनत खराब होएगी। और कई तरह की जो बीमारियां हैं उनका थोड़ा जिक्र कर ले। एक तो पदगलन है जिसने बकानी कहते हैं। अच्छा। और बकानी में के है कि इस रोग का जो है बहुत ही घातक रूप जो है कई बार देखने को पड़ा है। और इसमें जो है हमने जो लक्षण हैं वो आए हैं कि पौधे जो है पतले पड़ जाए हैं, पीले पड़ जाएं, और स्वस्थ पौधा की तुलना में जो है लंबे होकर वो सूख जाए, और ज़्यादा रोग जो है रोगी पौधे जो है वो रुपाई से पहले ही सूख जाए। इसका हमने विशेष ध्यान रखना है। और इसमें जो है पानी की सतह के ऊपर की गांठों से जो जड़ों का निकलना
और रुई जैसे सफ़ेद और गुलाबी रंग की फफूंद जो है वो दिखाई देना। लेकिन ये जो है हमने अगर हम इसको बचाना चाहें तो बचा सकें। अच्छा। क्योंकि जब भी हम आगे कोई भी बीज की रोपाई कर रहे हैं तो हमने पहले ही बीज का उपचार करना बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण जो है कई बार जो है ये बकानी रोग जो पदगलन है इसका भी हम निपटारा जो है शुरू में ही कर सकें। और अनिल भाई एक रोग और से जिस तरह बदरा या फिर ब्लास्ट भी कह दिया इसकी बात करें तो जो बासमती धान का ये प्रमुख रोग से और पत्तियां पर जो आँख के आकार के वो बैंगनी लाल रंग के छोटे छोटे धब्बे से बन जावा ना। बिल्कुल। और जिसके बीच का जो भाग है हल्के भूरे रंग या फिर राख जिसे रंग का होया करे तो तने पर गांठे काले रंग की हो जावे है और पौधा गांठ तक टूट कर गिर जाए। तो इस रोग की सबसे भयंकर या अवस्था ग्रीवा जिसने नेक यानी कि गलन है और इसमें नाड़ गलन जिसने कह दे। हाँ नाड़ पता टूट जाए तो इसमें जो डंटल पर काले धब्बे पड़ जावे और ग्रीवा गल जाती है जिससे प्रभावित वाली दाने नहीं पड़ते और उसमें 22 सफेद औसी दी खड़ी वो रवे। तो रोकथाम की बता दूं। हाँ, तो इसका जो रोकथाम है देखो सबसे पहले तो बीज उपचार बढ़िया तरीका करना चाहिए और बीमारी के लक्षण दिखाई देते ही हमने 120 ग्राम ट्राइसाइक्लोजोल यानी कि बीम या सिविक जिसे हम कह दिया करें या फिर या नहीं हो तो 200 ग्राम कार्बेडाजिम या फिर 200 मिलीलीटर हिनोसान को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव इसका करना चाहिए। विनोद भाई दवाई उतनी लेनी चाहिए जितनी कि कृषि वैज्ञानिक सिफारिश करें। और कई बार जब हम दवाई कम या ज़्यादा मात्रा में ले लें कि भाई मान लीजिए 100 ग्राम 200 ग्राम का पैकेट है तो हम उसमें जो दवाई है वह बच रही है तो हम उसने वो डालकर उसने घोलकर छिड़काव कर दें तो इसके कारण जो है तो हमने कई बार जो है ना दवाई का और पानी का इस्तेमाल भी बड़ी सावधानी से रखना। और अनिल भाई देखो बार बार हम कहते हैं कि जब भी कोई भी बीज केंद्र है या फिर जो दुकान से हम सामान ले तो भाई पक्का बिल जरूर लेना चाहिए। पक्का बिल जरूर ले ले और ये भी देख लें कि तारीख भी देखो हाँ, उसमें दवाई कद बनी है और कद जो है इसकी म्याद खत्म। कई बार क्या हुआ है जो बड़ी दवाई अपनी बेचना तो ही कंपनी वाले बढ़िया पैकिंग कर दे लेकिन पैकिंग पर हमने ध्यान नहीं देना। उसको जो पक्का बिल भी लेवा उसकी तारीख भी देख और उसने नोट करके भी रखा है। हाँ विनोद भाई तो भैया ने एक रागनी सुनवा दो पहले। बिल्कुल। नैना में ते आंसू पड़ते जने बूंद साड़ के झाड़े में हाँ जिस दम ते माँ कहा करे वो सांस नहीं तेरे दाड़े में नैना में ते आंसू पड़ते बूंद साड़ के झाड़े में जिस दम ते माँ कहा काशी जी में करें गुजारा काशी जी में करें गुजारा सब घर बार छूट के एक दिन माया बाकी थी उसे ले गया राम लूट के कोई घड़ी में मर लूंगी मैं सर ने कूट कूट के कद की देखूं बाट कमर तू कहेगा मात पूछ के कहेगा मात पूछ के टूट के मोती पड़ा रेत में टूट के मोती पड़ा रेत में जो रहा करे था लाड़े में नैना में ते आंसू पड़ते साड़ के जाड़े में जिस दम ते माँ कया करे वो सांस नहीं तेरे दाड़े में नैना में ते आंसू
माँ कह के, हाँ माँ कह के सुत बोलने आला 100 कोस पर से बेटा मर गया, मैं रही उतनी टिकली की जान डरे से। तेरा पिता काले भंगी के कर्ज का दंड भरे से, मैं बेटा तेरी गैल मरूं, जीने ते नहीं सरे से, जीने ते नहीं सरे से। माँ बेटे के लाड करे से, माँ बेटे के लाड करे से, गोटा लाड करे में नाम दे आंसू पड़ते खून साड़ के घरे में। काशी जी में करें गुजारा, काशी जी में करें गुजारा, दिन आंगलिया गिन के तेरा पिता क्यों कर जीवेगा, तेरे मरे की सुन के। जहर भरा तेरी काया में लकड़ होगी तन के, दुनिया तन्ने मारेगी मन बेटा खा लिया जन के, बेटा खा लिया जन के। हाँ काल बलि ने तोता बन के, काल बलि ने तोता बन के, जब चोंच चबो दी धार में नाम दे आंसू पड़ते खून साड़ के झाड़े में। भाई दोने में ते फूल बिखर के तू सुख निंद्रा सोवे, देख पूत तेरी पैरा ने मां मुंधी पड़ पड़ टोवे। लक्ष्मी चंद कह बिन सतगुर कौन दाग जिगर के धोवे, जाते बेटा बोल पड़े ना तेरी माता जिंदगी खोवे, माता जिंदगी खोवे। जैसे साहूकार माल न रोवे, साहूकार माल न रोवे, लकम लगे कि जड़े में नाम ते आंसू पड़ते खून साड़ के जड़े में। जिसम ते मकड़ा करे वो सांस नहीं तेरे दारे में नाम ते आंसू पड़ते खून साड़ के जड़े में। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें।
श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। तो अनिल भाई, किस्सा तो बहुत बढ़िया सुना है। ये था हरिश्चंद्र के किस्से से नैना में आंसू पड़ते। बिल्कुल। और ये कार्यक्रम ना आगे बढ़ा दे हुआ, तो थोड़ा मौसम की बात कर लेते हैं। बिल्कुल। तो आज का जो अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और जो न्यूनतम की बात करते हैं 26 डिग्री सेल्सियस रहा। और आने वाले 24 घंटे की बात कर लेते हैं तो अधिकतम 31 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और भाई जड़े तक राम जी की बात है ना भाई, देखो इस हफ्ते तक तकरीबन राम जी अच्छी तरह बरसेगा, जो एक संभावना से। बिल्कुल। और इसमें हमने अपना ध्यान रखना चाहिए। तो बारिश की पूरी संभावना है। और अब कल के कार्यक्रम की भी बात कर लेते हैं साथियों। आज सोमवार और सोमवार के बाद मंगलवार को जो हम कार्यक्रम लेकर आकर अगले दिन, इसमें कार्यक्रम हमारा रहा कर कार्यक्रम फोन इन। और फोन इन में इनका विषय है भाई अनिल, धान फसल में कीट प्रबंध डॉक्टर प्रद्युमन के बारे में बात करेंगे। और विशेषज्ञ मेरा कौन रहोगे? कौन? प्रद्युमन भटनागर, डॉक्टर प्रद्युमन भटनागर है, जो मुख्य वैज्ञानिक है कृषि विज्ञान केंद्र। हाँ, और विषय रहेगा धान फसल में कीट प्रबंध। तो जरूर सुनिए कार्यक्रम फोन इन। और अब दूसरे विषय की तरफ भी हम आ जाते हैं। दाल खाया करो भाई, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। और दाल में आप जो है मूंग, लोबिया, चना, एक और दाल है, वह कौन सी है? राजमा। अच्छा, राजमा चावल। ओहो, अच्छा। तो उसके बारे में थोड़ा जिक्र कर लिया। बिल्कुल जिक्र करे, क्योंकि देखिए जो फसलें है ना, फसलें चाहे कोई भी हो, उसमें भाई ये दाल तो भाई देखो घर में तकरीबन पावे है। बिल्कुल। और विनोद भाई, अगर हम राजमा का जिक्र करें तो राजमा एक दलहनी फसल है। और इसमें जो है हमने कई तरह के शल्य क्रियाएं, जो शस्य क्रियाएं हैं, वो भी हमने करनी है। क्योंकि जो किस्मों का अगर सबसे पहले जिक्र करें तो किस्मों में सबसे पहले आवे है राजमा में जो इसमें किस्में जो है वो हम बढ़िया से बढ़िया जो किस्में हैं वो हमने नज़दीक का जो भी अपना नज़दीक का कृषि फार्म है और जहाँ बीज केंद्र है, बीज केंद्र से आप ले सके हैं। और इसमें जो है हमने बहुत बढ़िया जो किस्में हैं वो हमने मिल जाएंगी। और इसमें जब भी आप बिजाई करें राजमा की तो उसमें हमने राइजोबियम का जो टीका है ना वो ज़रूर लगा लें। अच्छा। क्योंकि राजमा की ज़्यादा अगर हम पैदावार लेने के लिए जा रहे हैं तो राइजोबियम का अगर हम टीका लगा लेंगे तो उससे जो उपचार है वो बहुत ही उपचार से जो कई डाल की जो बीमारियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। और अनिल भाई देखो जो या जो फसल है ना राजमा की, इसकी खासियत यह है कि या एक तरफ तो जड़ बढ़िया लग गए उड़े या स्वास्थ्यवर्धक भी। हाँ बिल्कुल। और दूसरी तरफ इसकी जो खेती की बात करें तो किसानों को बढ़िया या मुनाफा भी देखा जाए। और राजमा को अगर जो देश में बात करें तो बढ़ावा देने के लिए जो तकरीबन आधा दर्जन राजमा की नई किस्में भी विकसित है इसमें है। और बहुत बढ़िया इसमें नई किस्मों का जो जिक्र कर रहे थे ना, हाँ, तो किस्में हैं। एक है हिम 1। अच्छा। हिम 1 बहुत बढ़िया किस्म है,
सिंचित क्षेत्रों के लिए काफ़ी सिफारिश करी गई है इसकी। भूनी है और सिद्धि है, और लगभग जो है 80 से 85 दिन में जो है पक्का तैयार हो जाए। अच्छा, और कोई सी किस्म आप बता रहे थे? हाँ, इसमें जो उन्नत जो किस्म है PDR 14 है, जिसने उदय कह दिया करे, मालवीय 15 है, मालवीय 137 है, VL 63 है, और अंबर है या फिर उत्कर्ष, ये जो अलग अलग किस्में हैं। और देखो किस्म कोई भी हो, लेकिन जो हमने जो सस्य की है वो बढ़िया तरीके हमने हाँ बिल्कुल करनी चाहिए। खेत की तैयारी की बात करें तो अनिल भाई, इसमें क्या करना चाहिए? खेत की तैयारी जो है हमने अच्छी तरीके करनी है। सबसे पहले तो भाई जो है जुताई हैरों से या फिर अपना जो भी उनके पास साधन है वो जरूर कर ले, और उसके बाद स्वागत जरूर लगा ले। और बीज की मात्रा का जिक्र करें तो बीज की मात्रा जो है वो आकार के अनुसार ही हमने रखनी है, यानी कि मध्यम आकार वाली किस्में उनका बीज जो है वो 40 किलोग्राम लेना है, और मोटे आकार की अगर किस्मों का बात जिक्र करें तो 48 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमने बिजाई करनी। बिल्कुल। और बिजाई का समय जो है वो बहुत बढ़िया चल रहा है इस टाइम पे, और 20 तारीख तक यानी कि 20 सितंबर तक हमने जो है इसकी बिजाई कर देनी चाहिए। और इससे अगेती बिजाई पे जो है जमाव के टाइम पे ज़्यादा तापमान होने के कारण जो है पौधे मर जाए हैं, इसलिए 20 सितंबर के बाद बोई गई जो फसल है उसमें फली और दाना बनते समय जो पाला लगने की संभावना है। और इसमें जो है आप खाद का आप इस्तेमाल कर सके हैं, लेकिन अपने खेत की मिट्टी की जांच करवा के। बिल्कुल। तो अब एक संदेश। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो विनोद भाई, हाँ, भाइयों से ले इजाज़त, क्योंकि घड़ी जो है वो इशारा कर रही है कि टाइम ख़त्म हो गया है। तो वही वो कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो लेवा इजाज़त। हाँ। अच्छा भाइयों, राम राम।